बोलता है द कंपनी डिसाइड्स विच एम्प्लॉय। अच्छा, ऊपर वाली जो चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी यूजेस अ रिलेशनल डेटाबेस टू स्टोर डाटा अबाउट इट्स कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल रिपेयर जॉब्स दैट कस्टमर्स हैव बुक्ड। ओके, रिपेयर जॉब्स। The customer, the company decides which employee will work on each repair job. कौन सा employee काम करेगा? An employee can log into the database to access the information about their repair jobs. The database is normalized and include these tables. एक दो तीन चार पाँच, पांच टेबल्स दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है कस्टमर है, स्टोर्स द पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच कस्टमर। एम्प्लॉई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ईच एम्प्लॉई की। लॉग इन डाटा क्या है? स्टोर द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ईच एम्प्लॉई। जॉब, स्टोर द डाटा अबाउट ईच रिपेयर जॉब। ठीक है जी। और जॉब एम्प्लॉई स्टोर्स द एम्प्लॉई that are working on each repair job. Identify each relationship between, ठीक है, और explain how each relationship can be implemented in the normalized database. ओके, कितने मार्क का क्वेश्चन है? और 6 मार्क्स। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर क्या स्कीमा बना के दे दूं? नहीं। नहीं, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हर उसका रिलेशनशिप यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है जी। आइडेंटिफाई ईच रिलेशन बिटवीन द डेटाबेस टेबल्स। अच्छा, क्या डेटाबेस टेबल में कोई रिलेशन है क्या? सबसे पहले रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, कौन सा? वन टू मैनी। वन टू मैनी किधर है? जॉब एंड जॉब एम्प्लॉय में। जॉब और जॉब एम्प्लॉय। जॉब एम्प्लॉय में। ठीक है भाई, तो जॉब और जॉब एम्प्लॉय में हम जो है वो, अच्छा, बोलेंगे कि इसको जो है वो ऐसा समझो कि आंसर, आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। भाई देखो, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 6 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है जी। 6 मार्क के हवाले से आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वो चीज मैटर करती है। मैंने बोला भाई, सबसे पहले जॉब टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप वन टू मैनी वाली बात कर रहे हैं ना, सही है। जॉब टू जॉब एम्प्लॉय, हमने बोला जॉब टू जॉब एम्प्लॉय इज वन टू मैनी, लिख सकता हूँ? जी। वन टू मैनी लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात, जॉब टू जॉब एम्प्लॉय वन टू मैनी। और जॉब, दूसरा बोला एक्सप्लेन हाउ ईच रिलेशनशिप कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट कैसे हुई है वन टू मैनी में? बेटा देखो, रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट कैसे होती है? रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट होती है, मैंने बोला कि अगर मैं कस्टमर या एम्प्लॉय की बात करूं, या फिर सॉरी, लॉग इन डाटा और एम्प्लॉय की बात करूं, है ना, लॉग इन डाटा और एम्प्लॉय। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट होगी किसके जरिए? एज अ फॉरेन की कोई ना कोई यूज हो रही होगी ना, यस और नो? जी। तो कोई किसी के टेबल में फॉरेन की इस्तेमाल हो रही होगी, तो हम क्या लिखेंगे? जॉब एम्प्लॉय में फॉरेन की होगी, वेरी गुड। और प्राइमरी की कहाँ होगी? जॉब। जॉब में, तो हम बोलेंगे प्राइमरी की। ठीक है, तो इस तरह से आगे जो है वो हम उसको और मजीद जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तो किसके बारे में बताया? जॉब और जॉब एम्प्लॉय के बारे में बताया। क्या और भी हैं रिलेशनशिप्स? हो भी सकते हैं शायद। हो भी सकते हैं शायद। कितने जी। मार्क का आंसर है? 6 मार्क का आंसर है भाई, बहुत सारे होंगे ना। देखो, आपने बोला भाई कस्टमर, चलो ये छोड़ो, कस्टमर, लॉग इन और एम्प्लॉय है कि नहीं है? जी। होगा ना यहाँ पर। तो जो जी। स्टोर कर रहा होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ ईच एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का पता कैसे चलेगा? एम्प्लॉय आईडी से। जी। तो दूसरा आप क्या बताओगे? भाई दूसरा आपने बोला भाई एम्प्लॉय और लॉगिन डाटा कर दूं। जी। हमने बोला भाई दूसरा हो गया एम्प्लॉय टू लॉगिन डाटा। एक एम्प्लॉय का कितने दफा लॉगिन बनेगा? एक दफा। एक दफा। तो वो जो पासवर्ड और यूजर नेम आएगा वो भी जो है वो क्या होगा? यूनिक होगा ना, एक ही दफा आएगा। कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? हम बोलेंगे वन टू वन बनेगा। ठीक है जी, वन टू वन रिलेशनशिप होगा किसका? एम्प्लॉय का और लॉगिन डाटा का, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा जो है वो एक एम्प्लॉय का एक ही जनरेट होगा। ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पर प्राइमरी की किसकी होगी और फॉरेन की कहाँ होगी, बताओ? एम्प्लॉय में प्राइमरी की होगी। एम्प्लॉय में प्राइमरी की होगी, वेरी गुड। और इधर फॉरेन की होगी, ठीक है, लॉगिन डाटा में। यस ठीक और है। नो? यस। हाँ, तो जैसे आपने लिखा है वैसे ही आप ये लिख देंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जॉब और एम्प्लॉय में कुछ होगा रिलेशनशिप? नहीं। जॉब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में होगा कुछ?
जी। वेरी गुड भाई, यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। देखो भाई, 1 मार्क तो आपको इसका मिलेगा, दूसरा आपको एक्सप्लेन करने का मिलेगा, 2 मार्क इधर हो गए, 2 मार्क आपको यहाँ मिल जाएंगे, 4 मार्क हो गए। तो अब 2 मार्क में रह गए, 2 मार्क किसके लिए रिलेशनशिप लिखोगे, एम्प्लॉय का और जॉब एम्प्लॉय का, तो आपको कितने मिल जाएंगे, 6। पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक है जी। नहीं नहीं, एक और रिलेशन, इसके अलावा कोई और नहीं, इसके टेबल अलावा क्या, नहीं बन सकती। इसके अलावा भाई ये जॉब और कस्टमर नहीं, नहीं बन सकती क्या, ये भी तो बनेगी। रिपेयर कैसे? जॉब है किसकी, कौन से कस्टमर की रिपेयर जॉब है, ओके। ठीक है, तो कस्टमर और जॉब की भी तो बनेगी। ठीक है। भाई जॉब जो क्रिएट हुई है वो कस्टमर की तरफ से क्रिएट हुई है ना, मतलब कस्टमर के थ्रू क्रिएट हुई है, और जॉब एम्प्लॉय का मतलब उस जॉब पे कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है। ओके। तो हमने बोला भाई कस्टमर टू जॉब भी एक क्या बन जाएगा, रिलेशन। रिलेशनशिप बन जाएगा। कब रहेगा कस्टमर टू जॉब पे, एक कस्टमर कितनी जॉब क्रिएट कर सकता है, 1 to many। 1 to many, तो कस्टमर टू जॉब बन जाएगा 1 to many। और बोलेंगे कस्टमर में प्राइमरी की, तो इधर क्या होगी वो, फॉरेन और की। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। बोलते हैं डेटाबेस ऑल्सो हैज द टेबल इनवॉइस, इनवॉइस के नाम से टेबल है दैट स्टोर्स डाटा अबाउट ईच इनवॉइस दैट इज सेंट टू अ कस्टमर। और ये जो है इसका एक एग्जांपल डाटा दे रहा है। इनवॉइस आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट है, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फाइव एट्रीब्यूट्स विद along with their like reasonable data types, which I can see that SQL लिखने हैं script to return the total amount of all the invoices sent in the year 2023 that have been paid। ओके, दो दो चीजें बता दी इसने, ठीक है। अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या ये जो जो चीजें मैंने इस एसक्यूएल स्क्रिप्ट में करनी, क्या वो इस टेबल से निकल आएंगी पूरे इनवॉइस से, या मुझे जो है वो कोई ज्वाइन श्वाइन लगाना पड़ेगा। इसी टेबल से आ इस जाएंगे। टेबल से निकल जाएंगी, वेरी गुड बोला। टोटल अमाउंट ऑफ ऑल इनवॉइसेस, सारी इनवॉइस का टोटल अमाउंट, अमाउंट है टोटल कर लेंगे, कर टोटल के देंगे। लिए हम क्या कर लेंगे, सम कर देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई। जी। ठीक है जी, दैट हैव बीन पेड, पेड का तो पता चल जाएगा भाई क्या हो, पेड की वैल्यू क्या हो, नॉट वाई, बूलियन। यस। वाई हो, राइट, जी। ए की वैल्यू वाई हो। ठीक है जी, चलो इसके लिए क्वेरी बनाते हैं जल्दी से। डेट लिखना सिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट करेंगे। हमने बोला भाई सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ क्या लिखूंगा, अमाउंट या सम ऑफ अमाउंट, सम अमाउंट। सम अमाउंट। ठीक है जी, सम ऑफ अमाउंट लिख दिया हमने। फ्रॉम डेटाबेस टेबल इनवॉइस। इनवॉइस वेयर डेट सेंट। चले भाई, डेट सेंड की बात हो रही है तो जरा एक और चीज बता दूं मैं। डेट सेंड, अब देखो डेट है ना, वो डेट डेट डाटा टाइप है। डेट डाटा टाइप को सिलेक्ट कैसे करता हूँ, या तो मैं एग्जैक्टली डेट मुझे देनी पड़ती, मिसाल के तौर पे वो बोलता कि भाई आप जो है ना वो इनवॉइसेस जो सेंड हुई 12/12/2023 को, तो मैं क्या लिखता, डेट सेंड इक्वल्स टू 12/12/2023, सही है। लेकिन यहाँ पर बात कर, अच्छा डेट लिखने का तरीका भी होता है एक। भाई डेट, डेट से पहले ना हम लिखते हैं हैश, ठीक है जी, और फिर डेट लिखी जाती है बीच में। क्या लिखते हैं, हैश, 2 हैश लगते हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड में, उसके बीच में डेट लिखी जाती है, और इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी जिस फॉर्मेट में है। ठीक है, पहला जो है ना वो आपके पास क्या होता है, पहला आपके पास डे होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है। आपने बोला ये एसक्यूएल आप कैसे लिखोगे, डेट सेंट पूरा ईयर 2023, इसका मतलब आपने बोला कि भाई मेरे पास जो डेट सेंड है ना वो हो सकती है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, अगर मैंने कहीं ग्रेटर देन है तो वो तो 24 में भी चला जाएगा। सुनो तो सही, बाजी सबर, सबर। अब हमने क्या किया, इसकी जगह एंड लगाया। एंड का मतलब अब रेंज को बंद करेंगे। हमने बोला भाई डेट सेंड दोबारा लिखो, क्यों लिखो, क्योंकि अब क्लोज करनी है रेंज। हमने यहाँ पे ओपन कर दी, ग्रेटर देन दिस और लेस देन, क्या लिखूंगा, हाँ बोला लेस देन इक्वल्स टू 31/12। आखिरी से पहले क्या लगाओ, हैश तो लगाओ, 31/12/2023, और हैश लगा के इसको बंद कर दिया। ऊपर वाले को भी हैश लगा के बंद करना था, सॉरी भूल गया। तो ये हो गया आपका तो डेट वाला मामला, समझ में आई कैसे लिखी मैंने। जी। तो अब ये 2020 ईयर 2023 की जितनी भी डेट्स वो थी, स्टार्टिंग और एंडिंग जो थी ना, मैंने रेंज में क्लोज कर दी along विद एंड। ठीक है जी, तो वेयर दिस एंड दिस, ठीक है जी। अच्छा मूविंग ऑन, इसके बाद बोलता है दैट हैव बीन पेड, जो पेड भी होनी चाहिए, एक तो 2023 में और दूसरे पेड भी होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, एक और एंड लगाऊंगा। क्या लिखूं, मैंने लिखा पेड इक्वल्स टू वाई, अगर ये और मैंने बूलियन नहीं है। क्या है, ये बूलियन नहीं है।
हाँ बूलियन है, तो बूलियन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये तो बताया था आपको, दो तरीकों से लिख सकता हूँ ना। ओके। मैं पेड भी लिख सकता था यहाँ पर, पेड इक्वल्स टू वाई भी लिख सकता था, ठीक है जी। क्या ये, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने सही लिखी है डेट? जी। पेड पेड वाली बात बताना मुझे। आई मस्ट नो वन थिंग, कि यार मेरे पास जब भी बूलियन की वैल्यू होती थी ना, उससे पहले तो उसमें यस या नो लिखा होता था। जी। यस नो लिखा हुआ है या वाई एन एन लिखा हुआ है, क्या मैं इसको सिंगल कैरेक्टर इनपुट कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हो सकता है। हो सकता है, तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट भी होगा, क्योंकि ये वाई और यस और नो तो नहीं है ना। यस या नो होता तो मैं उसको क्या बोलता कि हाँ भाई ये बूलियन ही है। बट राइट नाउ, करंटली व्हाट आई एम सीइंग, कि ये बूलियन नजर नहीं आ रहा मुझे। क्यों नजर नहीं आ रहा? बिकॉज यस या नो नहीं है, वाई और एन है। तो व्हाट वुड आई डू, कि मैंने बोला यार मेरे पास देखो, एक तो डाटा टाइप भी उसने डिफाइन नहीं की हुई, ना बताई हुई है, ना उसको बोला हुआ है कि बूलियन है, और मुझे कोई पॉसिबिलिटी यस और नो वाली नजर भी नहीं आ रही। तो मैं इसको एज ए टेक्स्ट कंसिडर करूं? भाई वाई और एन एज ए टेक्स्ट भी तो एंटर हो सकते हैं ना। हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पर मैं इसको सिंगल कोट्स में लिखूं एज ए टेक्स्ट। तो हमारे पास बूलियन वाला कोई एविडेंस यहाँ मिल नहीं रहा। मैंने बोला भाई वाई और एन है, बट ठीक है, वाई है। तो मैंने क्या किया, एज ए टेक्स्ट उसको यहाँ पर वो करवा दिया, और मेरी 3 मार्क की क्वेरी हो गई कंप्लीट। आपके पास बोलता है कंपनी मेक्स आइसक्रीम्स टू लाइक आइसक्रीम्स एंड सेल्स इट टू द शॉप। द आइसक्रीम इज मेड अप ऑफ बैचेस, अ लार्ज quantity of one type flavor of ice cream that is then split into smaller quantities for sale. सही है। A company's owner has designed a relational database ice cream to store the data about their ice cream and customer. ठीक है, आइसक्रीम के नाम से डेटाबेस है। Some of the table of the database is shown, the database is not normalized। बोला normalized नहीं है। ओके, देखेंगे बाद में क्यों नहीं है। मतलब बैच बैच आईडी है, टाइप है, फ्लेवर है, साइज है, सेलिंग, ये कस्टमर है, और सेल आईडी है। बोला आइडेंटिफाई 2 फॉरेन कीज इन द सेल, सेल के अंदर 2 फॉरेन की आइडेंटिफाई करो, एंड द टेबल दैट ईच फॉरेन की रेफरेंसेस। बैच आईडी एंड कस्टमर आईडी। एक तो बैच आईडी हो गया, बैच आईडी किसकी फॉरेन की है? बैच। वो कौन से टेबल की है? बैच की है। और कस्टमर आईडी कस्टमर कस्टमर। की टेबल की है, ठीक है। 2 मार्क का आंसर कंप्लीट। आगे चले। वो बोलता है राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम सोल्ड टू द कस्टमर विद द आईडी ऑफ दिस एंड इन द ईयर दिस। बोला टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम सोल्ड टू द कस्टमर विद द आईडी दिस। अच्छा जी, मुझे देख के बताओ कहाँ ये डाटा एक ही टेबल से निकल आएगा? सेल्स वाली टेबल से आ जाएगा सारा कुछ। सेल्स वाली टेबल से आ जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, कौन से एट्रीब्यूट से? इस एट्रीब्यूट से। सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम सेल टेबल वेयर कस्टमर विद आईडी, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 0034 ई इन द कोट्स, एंड ईयर वाली जो डेट आपने लिखी, डेट कहाँ है? डेट है, हाँ डेट है। डेट 2023 वाली जैसे ऊपर मैंने लिखवाया उसी तरह का डेट का लिख देंगे, आपका 3 मार्क का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आगे चल लेते हैं। और दिस क्वेश्चन बोलता है कि भाई द बैच इज रिपीटेड हेयर, टेबल डेफिनेशन रिपीट हो रही है, कोई चीज चेंज नहीं कर रहा। और बोल रहा है डिफाइन कर दो बैच को, कॉन्स्टेंट्स और या रिस्ट्रिक्शन आपने क्या करनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। कांस्टेंट या रिस्ट्रिक्शन कितनी चीजों से हो सकती है भाई? 2 चीजों से होती है। एक तो हम जो है वो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउ करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स की रेंज अलाउ करते हैं। जैसे वार्ड 4 है, वार्ड 4 के अंदर लिखना पड़ेगा भाई कितना होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी किससे होती है भाई? हम बोलते हैं एक रिस्ट्रिक्शन होती है नल नॉट नल वाली, जी। नॉट नल की रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है भाई। तो ये ऐसे आप क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करते हो। तीसरी रिस्ट्रिक्शन और भी रिस्ट्रिक्शन में आती है, कॉन्स्टेंट्स में आती है कि प्राइमरी की क्या होगी और ये सारी चीजें। वो बोल रहा था टेबल बैच इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है जी। नॉर्मलाइज द टेबल बैच, राइट द टेबल डेफिनेशंस फॉर योर न्यू टेबल्स, identify any primary key and foreign key in your tables, do not change or include the table customers sale।
बोला कस्टमर और सेल को डिस्कस मत करना, वो ऐसा है आपके लिए नामहरम जैसे हैं बिल्कुल, उनको कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की, अपने डायरेक्ट टेबल बनाओगे तो टेबल में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टेबल डेफिनेशन में कैसे करेंगे, अंडरलाइन करके, यस और नो, जी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और ये चीज करनी है बेसिकली, टेबल डेफिनेशन बनानी फॉर योर न्यू टेबल्स। टेबल्स का मतलब है कि भाई एक से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने ये सीखा था नॉर्मलाइज करने के लिए कि अगर डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स एक ही एंटिटी के अंदर शेयर हो रहे हैं या एक ही एंटिटी के अंदर आ रहे हैं, उसको अलग अलग टेबल में डाल दो, अलग अलग एंटिटीज कर दो, यस और नो। यस। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, कौन से टेबल के साथ, बैच के साथ। चलो भाई बैच को देख लेते हैं, बैच क्या है। बैच को क्या चीज हो सकती है इसके साथ, कि हम इसको चेंज कर दें और इसका स्कीमा या फिर इसकी टेबल डेफिनेशन जो है ना, हम अलग से बना दें, दूसरी बना दें, और इसके साथ क्या ऐड होगा, क्या चीज निकलेगी, क्या होगा। अच्छा सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड है। 1 NF चेक करते हैं, क्या 1 NF में है, 1 NF में तो है। 1 NF में है, ठीक है। 2 NF में है, 2 NF में भी है। 2 NF का मतलब क्या होता है, 2 NF में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी है मतलब प्राइमरी की इस्तेमाल हो रही है, जी। हाँ हो रही है, हर कोई अलग अलग ही रिप्रेजेंट हो रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब 1 NF भी है, 2 NF भी है, क्या 3 NF है। थ्री नहीं। एन एफ का मतलब है कि भाई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए वो एट्रीब्यूट। क्या नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जी। क्या मतलब हुआ इस बात का, बताना मुझे जरा। नॉन के एट्रीब्यूट पे क्या डिपेंड कर रहा है, कैसे। मतलब जो साइज है हम्म। वो सेलिंग प्राइस नहीं डिपेंड। भाई बैच किस चीज का है मुझे बताओ। आइसक्रीम। आइसक्रीम का, वेरी गुड। और आइसक्रीम का टाइप है, आइसक्रीम का फ्लेवर है, आइसक्रीम का साइज है, आइसक्रीम का सेलिंग प्राइस है। और ये एंड डेट किसका है, आइसक्रीम का या बैच का, बैच का। बैच का, वेरी गुड भाई। तो यहाँ पर जो एम बैच का जो एंटिटी है उसके अंदर एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मिसाल के फ्लेवर, फ्लेवर किसका है, किसी आइसक्रीम का है, जिसकी टाइप जो है वो कोई आइसक्रीम है। आइसक्रीम किसकी है मतलब टाइप है, फ्लेवर भी किसी आइसक्रीम का है, साइज भी किसी आइसक्रीम का है, सेलिंग प्राइस भी किसी आइसक्रीम का है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है। नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, हमने बोला नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नहीं होनी चाहिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब नॉन की एट्रीब्यूट, मतलब सारे एट्रीब्यूट कहाँ डिपेंड करने चाहिए, प्राइमरी की पे। क्या ये प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा टेक्निकली, क्यों, क्योंकि ये टाइप बैच आईडी की नहीं है, आइसक्रीम की है। तो हम, मैंने ये समझा, मैंने ये जाना कि भाई मैंने बस जो बैच है, बैच और बैच आईडी और एंड डेट या बैच की जो डेट है, ये दोनों तो सेम एट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो बीच में चार हैं ये अलग हैं। तो मैं क्या काम करूं, मैंने कहा एक काम करो, इसमें से ये उठा दो, ये जो एट्रीब्यूट इसको, इसके लिए नहीं लग रहे मुझे, इसमें से उठा देते हैं। हमने बोला भाई काम करें, हम बैच को अपडेट करने से पहले आप एक आइसक्रीम के नाम से वो बना दो। हमने बोला एक आइसक्रीम के नाम का टेबल बना दो, जिसके अंदर सबसे पहले इसकी प्राइमरी की डाल दें, क्या नाम, क्या, आइसक्रीम आईडी, जी। कोई आइसक्रीम होगी। और आइसक्रीम आईडी के बाद क्या होगा, आइसक्रीम की टाइप लिख दी, वेरी गुड। फ्लेवर। फिर फ्लेवर होगा उसका कोई ना कोई, साइज। साइज होगा, सेलिंग। और उसकी सेलिंग प्राइस होगी, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद आपने बोला आइसक्रीम हो गया, अब वो बैच जो ऊपर आपने आपके पास था उसको आपने आपने अपडेट किया ना। बैच आईडी एंड डेट। आपने बोला भाई बैच आईडी एंड डेट। जी। अच्छा, अब ये भी तो होगा भाई वो बैच आईडी, अब ये दोनों लिंक कैसे होंगे, फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन की इस्तेमाल करूंगा क्या, आइसक्रीम आईडी।
आइसक्रीम आईडी, वेरी गुड, आइसक्रीम आईडी। और फिर हमने बोला भाई भाई साहब अब अपना एट्रीब्यूट जो था आपका वो ले आओ, कौन सा था वो? एक्सपायरी नहीं, क्या था? एंड डेट। एंड डेट, एंड डेट का। और ये इसकी ये डेफिनेशन बंद कर दो। और अब एक चीज रह गई है, क्या? प्राइमरी की डेफिनेशन, प्राइमरी की ये रही और दूसरी प्राइमरी की ये रही, आपका 4 मार्क का आंसर खत्म। हाँ जी, कोई सवाल इसमें? नहीं। समझ में आया हमने कैसे 2 NF में था उसको 3 NF में किया? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है जी। तो वो बोलता है, खुद से बोल देता है कि नॉर्मलाइज नहीं है, पहले ही बोल चुका है वो। ऊपर भी उसने बताया था शायद, ऐसी कुछ बात बताई थी, नहीं बताई थी? हाँ देखो, डेटाबेस नॉट नॉर्मलाइज, कि आप चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दो एग्जामिनेशन हॉल में, पहले ही बता दूं आपको नॉर्मलाइज नहीं है। अच्छा जी, तो ऑल सारे पॉसिबल वो क्वेश्चंस जो हमारे पास आ सकते हैं